Starting from a single village in 1985, over the years TBS helped build over 8,600 johads and other water conservation structures to collect rainwater for the dry seasons, which has brought water back to over 1,000 villages and revived 5 rivers in Rajasthan, including Arwari, Ruparel, Sarsa, Bhagani, and Jahaj Valley. Because of his efforts, he has been conferred lots of awards. The first one in 2001, Ramon Magsaysay Award for Community Leadership for his pioneering work in community-based efforts in water harvesting and water management. Then in 2005, he was conferred with Jamnalal Bajaj Award for Application of Science and Technology for Rural Development. In 2008, The Guardian named him amongst the list of 50 people who could save the planet. Then in 2015, he won the Stockholm Water Prize, which is also known as the Nobel Prize for Water. Then in 2016, he was bestowed with Ahimsa Award by Institute of Genealogy based in UK. Sir is also one of the members of National Ganga River Basin Authority, which was set up in 2009 by Government of India. So these are some of the achievements that are there of Sir. Now I'll hand over the floor to Sir and let him tell us about his work. Thank you, Sir. Thank you for joining us. Over to you, Sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। मैं हिंदी में बातचीत करूं तो आपको ठीक लगेगा? जी सर। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, ये जो 21वीं शताब्दी है, ये जो अभी तक हमने अनुभव किया, उस अनुभव में ऐसा लगता है कि जो ग्लोबली फोर्स्ड माइग्रेशन है, वो फोर्स्ड माइग्रेशन थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर को बुला रहा है। जिन अफ्रीकन्स और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से लोग उजड़कर यूरोप में जा रहे हैं और यूरोपियन अपने को फील करते हैं कि उनका जो अर्बन एरिया है वो इनके पब्लिक प्रेशर के कारण उनका लैंडस्केप डेंजरस होता जा रहा है। इसलिए वो अफ्रीकन्स को और एशियंस को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। इंडियंस को अभी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहते, इंडियंस को अभी इकोनॉमिक रिफ्यूजी कहते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए, कमाने के लिए जाते हैं और उनको कमा के उनको भी देते हैं और अपने लिए भी कमा के लाते हैं। सो अभी फॉर्चुनेटली इंडिया बचा है जिसके जो माइग्रेटरी लोग हैं उनके बारे में ये आरोप नहीं है। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की, ये इस 21वीं शताब्दी के लिए, 21st सेंचुरी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और इस थ्रेट को नेक्स्ट कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? सर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, शशांक। हाँ, तो थोड़ा पीछे जाओ एक स्लाइड में। हाँ, तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज इसलिए भी ज़्यादा दिखता है कि जो दुनिया के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी बहुत एंगरनेस है कॉरपोरेट पर और गवर्नमेंट पर, क्योंकि जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त वो कॉरपोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी जी रही हैं और कॉरपोरेट ड्रिवन हो गई हैं। इसलिए कॉरपोरेट का जो एनक्रोचमेंट है पावर पर, उस पावर की जो थ्रेट है उससे दुनिया भर के इन्वायरमेंटलिस्ट बहुत ही एंग्री है। और उसके कारण एक तरह से जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही हैं। और ये एक तरह से मिसमैच है, क्योंकि जो कॉरपोरेट है उसका करेक्टर एनक्रोचमेंट ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज,
and polluting common properties and exploiting the human resource and nature both. तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन और एनक्रोचमेंट है, ये इस मॉडर्न एजुकेशन का हिस्सा बन गया है। इस मॉडर्न एजुकेशन में जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है, उसमें केवल और केवल मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए एक्सट्रैक्ट करना और एक्सप्लॉयटेशन पढ़ाते हैं। और जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, तुम्हारी इरमा भी जो पढ़ाती है, वो क्या पढ़ाती है? वो भी तुम्हें यही पढ़ाती है कि जो 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 भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करने का है कि हम कैसे चीजों को कंट्रोल करें और वस्तु स्थिति को बनाए रखें। और जो सोशल साइंस है, वो सोशल साइंस हमें अब इस नेचर से लेने और देने के रिश्ते, द रेस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन लेबर, वो खत्म हो गई है। केवल पीएचडी करके हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बिना लेबर के कमा सकते हैं, उसकी जो दौड़ है उसमें हम लोग फंस गए हैं। लेकिन नेचर तो तब सरवाइव करती है जब ह्यूमन और नेचर बोथ एक साथ नरिशमेंट दोनों का, और दोनों का एक साथ इक्वल रेस्पेक्ट होता है। बट अब हम नेचर का और ह्यूमन का ना तो इक्वल रेस्पेक्ट देखते हैं और ना इक्वली नरिशमेंट सोचते हैं। इसलिए जो हमारे चारों तरफ की कंडीशन है, चारों तरफ की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो चेंज हो रहा है, वो चेंज मोस्टली एंटी नेचर है और एंटी ह्यूमन काइंड है। जो हमारे पावर सेंटर्स हैं, जो हमारे कॉरपोरेट हैं और जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट्स को चलाने वाले, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने वाले और डिस्ट्रिक्ट और टाउन और पंचायतों को चलाने वाली जो पावर सेंटर हैं, उनका भी जो करेक्टर है वो एक तरह से जो इकोनॉमिक प्रॉफिट नेटवर्क है उसमें फंस गया है। और जब प्रॉफिट कंपटीशन होता है, तो प्रॉफिट कंपटीशन के नेटवर्क में जो भी कोई फंसता है, उसकी लाइफ में से सिक्योरिटी साइड बाय साइड हो जाती है और उसकी पूरी लाइफ एक तरह से इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन के नेटवर्क में फंसती जाती है। तो ये जो हालात हमारे हुए हैं, उन हालात के कारण हम दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैंने पिछले 6 सालों में 5.5 साल हुए, इन 5.5 वर्षों में जो फोर्स्ड माइग्रेशन है उसका इम्पैक्ट अध्ययन करने के लिए 20 कंट्री अफ्रीका की और 20 कंट्री सेंट्रल वेस्टर्न एशिया की और 20 कंट्री यूरोप की, उनको अपना अध्ययन का विषय बनाया और उनकी यात्राएं की, उनको देखा, समझा और वहाँ के लोगों के साथ और ये जो माइग्रेटरी लोग हैं उनके साथ बात करके पता चला कि उनके हालात अब यूरोप में, जब ये अफ्रीका से लोग आते हैं, तो अब जैसे पहले रेस्पेक्ट होता था, अब वो रेस्पेक्ट नहीं बचा है। अब टेंशन है उस रेस्पेक्ट की जगह। जहाँ पहले माइग्रेटरी लोग पहले माइग्रेशन के लिए आते थे, तो एक थोड़ा लव, अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट ये सब होता था, आज नहीं है। आज उस सब की जगह टेंशन ने ले ली है और सबके अंदर फियर है, डर है, सब डरे हुए हैं। इसलिए ये जो डर है, इस डर को हम कैसे इस डर से मुक्ति पा सकते हैं? नेक्स्ट, इस डर से मुक्ति पाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इनके लोकल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो ग्लोबल है, प्रॉब्लम तो केवल इंडिया की या गुजरात की या राजस्थान की नहीं है। प्रॉब्लम जो हमारी लाइवलीहुड और हमारी डिग्निटी के साथ, हमारी लाइफ के साथ, लाइवलीहुड के साथ और डिग्निटी के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, वो ग्लोबल है। लेकिन ग्लोबल के सॉल्यूशन हम लोगों के लिए, इरमा में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बड़े मुश्किल होंगे। लेकिन इरमा में पढ़ने वाला विद्यार्थी उसके लोकल सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर सकता है। तो अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में
उसके लोकल जहां भी वो पढ़ रहा है या जिस रीजन में उसको अपने, जिस डिसिप्लिन में उसको अपना आगे मूव करना है, तो उसमें वो लोकल लेवल पर सॉल्यूशन जब एक्सप्लोर करना शुरू करेगा, तब एक रास्ता हो सकता है कि हम ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से बच जाएं और फिर ये जो केवल पैकेज प्रॉफिट कंपटीशन का नेटवर्क है, उस नेटवर्क से निकलकर हम सिक्योरिटी के नेटवर्क की तरफ मूव करेंगे। फिर हमारी वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, उन सबको हम लोकल लेवल पे देखना शुरू करते हैं। जब हम ऊपर हवा में उड़ते हैं तब हम लोकल प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम धरती पे खड़े होते हैं तब हमारे सामने उसके लोकल प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और उसके सॉल्यूशन अपने आप हमें दिखने लगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हम इन सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इरमा के विद्यार्थियों को ये जो नेचुरल रिसोर्स है, इसकी मैक्सिमम यूज और मैक्सिमम मैनेजमेंट, इस सब में यदि जाएंगे तो नहीं चलेगा। इसको हम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। ये जो कम्युनिटी ड्रिवन है, इसमें एक तरफ कम्युनिटी का मैनेजमेंट समझना होगा और दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट समझना होगा। तो हम यदि इन दोनों मैनेजमेंट को, कम्युनिटी के मैनेजमेंट को और नेचर के मैनेजमेंट को, दोनों को इंटीग्रेट करके देखेंगे तो हम सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर लेंगे। जैसे हमने किया राजस्थान में, ये जो प्रॉब्लम थी हमने कैसे एक्सप्लोर की, कैसे उसके लोकल सॉल्यूशन देखे। बेसिकली मैं तो मेडिकल साइंस का था, लेकिन मैं मेडिकल साइंस तो मैंने, आदमी का इलाज तो मैंने बंद कर दिया, मैं तो धरती का इलाज करने लगा। मैं तो मैनेजमेंट ऑफ अर्थ और मैनेजमेंट ऑफ द नेचर और नरिशमेंट ऑफ द नेचर के काम में लग गया। तो ऐसे ही ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी एफिशिएंसी जिस तरफ है तुम उसी तरफ जाके सक्सेस हो सकते हो। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोकल एरियाज में हम मूव कर रहे हैं वहां की फेल्ट नीड क्या है और वहां के लोग क्या चाहते हैं और प्रॉब्लम को कम्युनिटी का विजन क्या है, कम्युनिटी उन प्रॉब्लम को कैसे देखती है। तो जब तक हम अपनी कम्युनिटी का विजन नहीं समझेंगे तब तक हम मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट आज पढ़ रहे हैं, कंट्रोल करना, जो कंडीशन है उसी को मेंटेन करके रखना और पैकेज और प्रॉफिट, तो वो तो तुम पढ़ लोगे मैनेजमेंट में, थोड़े दिन चलेगा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये मैनेजमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ये मैनेजमेंट की लाइफ अब सस्टेनेबल नहीं है। अब यदि सस्टेनेबल मैनेजमेंट में जाना है तो इक्वल नरिशमेंट ऑफ नेचर एंड इक्वल नरिशमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, इन दोनों को देखना पड़ेगा। और यदि आप इन दोनों को नहीं देखेंगे तो फिर कोविड-19 जैसे वॉर हर साल होंगे। अभी एक देश ने किया, अगली बार कोई और दूसरा देश करेगा, फिर अगली बार तीसरा देश करेगा, और आप इसके शिकार होते रहेंगे। आप शिकारी नहीं बन सकते, उसके शिकार होंगे। इसलिए यदि आप इस शिकार होने से बचना चाहते हैं तो फिर आपको अपने तरीके से मैनेजमेंट को समझना होगा और मैनेजमेंट क्या काम करना होगा, तब आप लोकल तरीके से जाएंगे जैसे हमने किया। नेक्स्ट देखो, इस कंट्री में इस वक्त 17 स्टेट में 365 डिस्ट्रिक्ट वाटर स्केर्सिटी, ड्राउट एंड 190 डिस्ट्रिक्ट फ्लड फेस कर रहे हैं। आजादी के बाद हमारा 10 टाइम फोल्ड फ्लड एरिया बढ़ा है और 8 टाइम फोल्ड फ्लड एरिया बढ़ा है। तो ड्राउट 10 टाइम एंड फ्लड 8 टाइम। तो ये जो ड्राउट एंड फ्लड है ये डेवलपमेंट का डिजास्टर है, ये नेचुरल नहीं है। ये हमारा जो हमारे ब्रेन का ड्राउट है, जो ह्यूमन ड्राउट है, ह्यूमन ब्रेन में जो ड्राउट आया है, ये उसके कारण नेचर में ड्राउट दिखता है। यदि आप अपने मॉडर्न डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो डेवलपमेंट का जो एंट्री पॉइंट है और बिगनिंग है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉलेज
and displacement of greenery and displacement of soil and displacement of the all natural resource, उसको करता है और फिर उसमें डिस्ट्रक्शन होता है और फाइनली ये ड्राउट और फ्लड जैसा डिजास्टर होता है। ये ड्राउट और फ्लड जैसा डिजास्टर किसने किया? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किया। नेक्स्ट, तुम देखो इंडिया का जो असली रिजर्व बैंक है वो आरबीआई नहीं है, असली रिजर्व बैंक है अंडरग्राउंड वाटर बैंक। आपके अंडरग्राउंड वाटर बैंक 2019 में 72% ओवरड्राफ्ट हो गए। द डेफिनेशन ऑफ द ओवरड्राफ्ट, जितना आप रिचार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज जब करते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन में आता है। तो जो इंडिया का मैप है आप देख सकते हैं कि इंडिया का मैप किस तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में केवल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सीखी, हमने नरिशमेंट की एजुकेशन नहीं सीखी, नरिशमेंट की इंजीनियरिंग नहीं सीखी, नरिशमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं सीखी। हमने केवल और केवल एक्सट्रैक्ट करने की, एक्सप्लॉयटेशन की टेक्नोलॉजी को यूज किया और उसमें हम अंडरग्राउंड एक्यूफर को ओवरड्राफ्ट करते चले गए। तो दोस्तों हमें यह देखना होगा कि ऐसा हमारी शिक्षा ने क्यों किया। नेक्स्ट, हमारी शिक्षा ने इसलिए किया कि टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों अलग अलग हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। मेरे गांव के लोग चूंकि टेक्नोक्रेट नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, वो रियल साइंटिस्ट थे विद सेंस। उनके पास अभिव्यक्ति करने के लिए वर्ड नहीं थे, वो अपने को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी वोकैबुलरी में वर्ड नहीं थे, लेकिन उनके पास नॉलेज थी, उनके पास हृदय था, दिल था। इसलिए जब मेरी पढ़ाई की मेरे इलिटरेट फार्मर टीचर ने, तो मुझे लेदर बॉक्स में बंद करके नीचे कुएं में डाल दिया 150 फीट और 5 मिनट बाहर निकाल के पूछा, राजेंद्र तने कुएं में कहीं देखा रे? तो मैंने कहा काका ये कुएं में तो नीचे से ऊपर सीधी सड़क है। इसका मतलब है कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स, ये जो आप पहले 1 नंबर स्ट्रक्चर के नीचे देख रहे हैं। तो कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स के ऊपर जब पानी रोकते हैं तो वो पानी धरती के पेट में चला जाता है और वहां से सूरज चोरी नहीं कर पाता। लेकिन उसके पास अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए उसको मुझे कुएं में डाला उसने, और कुएं में जाके मैं सीख गया कि जब कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होंगे तो एवोपरेशन लॉस रुक जाएगा और पानी असली रिजर्व बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसने साइंस विद सेंस एंड साइंस विद कॉमन सेंस मुझे सिखाई। तुम्हारी जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है वो कैलकुलेशन बेस है, वो तुम्हें कैलकुलेशन सिखाती है। इसलिए तुम्हारी जो सेंस है, तुम्हारा जो हार्ट है वो छोटा होता जाता है और ब्रेन बड़ा होता जाता है, क्योंकि तुम मेंटल एक्सरसाइज करते जाते हो दिन भर पढ़ाई में। इसलिए ये जो मेंटल एक्सरसाइज है ये हमारे ब्रेन को बढ़ाती है, हमारे हार्ट को, हमारी सेंस को सिकोड़ देती है। तो दोस्तों मेरा जो टीचर था उसका हार्ट बड़ा था उसके पास वोकैबुलरी नहीं थी अभिव्यक्त करने की, पर सिखाने का ज्ञान था। इसलिए उसने मुझे मेरी डॉक्टरी, आदमी का इलाज छुड़वा के धरती का इलाज सिखा दिया। मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट हुई हैं। आपको मालूम है, एक पीएचडी थी मेरी जियो हाइड्रोसाइंस में। 25 कुओं में मुझे उसने डाला पूरे 1 दिन में, सुबह से शाम तक, और रात को 8 बजे घर जाने, वापस लौटने से पहले मुझे पीएचडी की डिग्री दे दी। उसने कहा अब तू सीख गया कि सूरज की चोरी कैसे रोकनी है, बस जहां भी कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर है वहां स्ट्रक्चर बना देना, सूरज की हिम्मत नहीं है कि पानी को चोरी कर ले, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो पहली पीएचडी है मेरी जियो हाइड्रो साइंस में 1 दिन में। मेरी दूसरी पीएचडी देखो आगे कैसे हुई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चलो आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत समय खा जाएगा ये। नेक्स्ट, बस
मेरी अगली पीएचडी हुई जियो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। एक दिन में सारे गांव के लोग इकट्ठे होके मुझे ऊपर जहां से पानी आता था वहां ले गए, और रास्ते में जहां जेंटल स्लोप थे, नेक्स्ट जहां जहां स्टीप स्लोप थे वहां ये उल्टे बांध बनाने सिखाए कॉन्वेक्स डिजाइन के, और जहां जेंटल स्लोप थे नेक्स्ट वहां ये कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाने सिखाए, और जहां जेंटल स्लोप थे वहां सीधे बांध बनाने सिखाए। तो उन्होंने मुझे तीन तरह की बातों का ध्यान रखने का ही सिखाया कि जहां पानी वेग से तेजी से नीचे आता है वहां तुम कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बना दो तो पानी का दबाव बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और तुम्हारी स्ट्रक्चर खड़ी रहेगी लोकल मटेरियल में बनी हुई, तुम्हें आयरन स्टील की जरूरत नहीं होगी उसमें। और जहां नेचुरल डिप्रेशन है वहां पाल के ऊपर पानी का दबाव नहीं होता, इसलिए वहां कॉनकेव बना दो, और जहां सीधे जेंटल स्लोप है वहां सीधी स्ट्रक्चर बना दो। तो उसने मुझे एक तरह की एक इन्वायरमेंट नेचुरल इंजीनियरिंग, सुबह से शाम तक 15-16 लोग, गांव के बूढ़े लोग इकट्ठे होकर मुझे लेके गए और मुझे सिखा दिया। तो अभी कोई यूनिवर्सिटी है इस देश में, दुनिया में, जो एक दिन में पीएचडी देती हो? लेकिन इलिटरेट फार्मर ने मुझे 2 दिन में 2 पीएचडी दे दी, क्योंकि उसने मुझे पक्का कर दिया जो मुझे करना था। इसलिए ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो आजकल केवल किताबों में और कैलकुलेशन में फंसा के रखता है। वो हमें जो रियल साइंस विद सेंस है, रियल टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग है वो नहीं सिखाता। हमने कुल 11,800 स्ट्रक्चर बनाई, 11,800 वाटर बॉडीज। उनके कारण 2.5 लाख कुएं नेचुरल तरीके से रिचार्ज हो गए। और जब ये कुएं रिचार्ज हुए तो पिछले 37 सालों में 17 लाख लोग शहर छोड़कर गांव आ गए और खेती करने लगे। किया क्या उन्होंने? ऊपर का जो पानी जहां दौड़ता था उस फ्लो को स्लो कर दिया, और स्लो करके रिचार्ज कर दिया, और रिचार्ज करने के कारण हमारे 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए और 12 नदियां पेरेनियल हो गई, 12 रिवर्स। नेक्स्ट, मैं कुछ नहीं बोलता, समझ लो ये क्या है, देख लो। इसको कहते हैं फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग। ये नदी पहले वैसी थी, अब ये नदी का ये पेड़ बढ़ के इतना हो गया। ये तुम्हारा जो इसरो और नासा, उनकी स्लाइड्स है। मेरा एरिया पहले ऐसा था, पीछे जाओ, बैक, पहले ऐसा था। अभी इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। जब मैंने काम शुरू किया तब केवल 2% ग्रीनरी थी, अब 48% ग्रीनरी है। तो कार्बन का सेक्वेस्ट्रेशन करके लाल गर्मी हरी गर्मी में बदल गई। नेक्स्ट, ये जो काम है ये गांव से शुरू हुआ, ग्राम सभा को मजबूत करके उनसे काम शुरू किया, और फिर रिवर बेसिन लेवल पर गए। हमने अपनी लाइफ में कभी भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फॉलो नहीं किया। हमने अपनी लाइफ में केवल और केवल नेचुरल बाउंड्रीज को फॉलो किया, और वो एक यूनिट है गांव और पूरा सिस्टम है रिवर। तो यूनिट को सिस्टम में डाल दिया, रिवर पार्लियामेंट बना दी। रिवर पार्लियामेंट ने हमारी ओल्ड नई स्ट्रक्चर को रिजुनेट कर दिया, और ये सारा काम हमने भगवान के चारों तरफ किया। तुम जानती हो भगवान क्या होता है? जानते हो तुम क्या होता है भगवान? भगवान है भय से भूमि, गै से गगन, स्पेस। भूमि मीन्स अर्थ एंड स्पेस, वैसे वायु, एयर, ऑक्सीजन, ऐसे अग्नि, सन, और नैसे नीर, वाटर। तो ये जो पंच महाभूत हैं, ये जो 5 एलिमेंट है,
यही मेरा भगवान है। मेरा भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता बेचारा, वो तो हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन है, जिसने हमें बनाया, जिन 5 एलिमेंट से हम बने हैं, वो हमारा भगवान है जिसने हमें बनाया। तो हमने जो भी कुछ काम किया उसको समझ के किया, उसके साथ किया, उसका रेस्पेक्ट करके किया, इसलिए ये काम सनातन हो गया। ये काम सस्टेनेबल से भी 100 टाइम मोर सनातन हो गया, क्योंकि हमने क्रॉप पैटर्न और रेन पैटर्न का लिंक किया। तुम जानती हो 84% पानी हम खेती में यूज करते हैं। तो खेती में पानी का बैक, वापस जाओ भाई, पीछे जाओ। खेती में यदि पानी का कम उपयोग करना है तो लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न, स्टॉप इरोजन एंड सिल्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। हमने स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए बहुत सारे राज्यों में वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाई। लोग पानी को समझें, फिर सहेजें, फिर दूसरों को समझाएं, और फिर जो पानी का प्राइवेटाइजेशन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सत्याग्रह करें, उनसे लड़ें। तो हमने पॉल्यूटर, एक्सप्लॉइटर एंड एनक्रोचर के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। उसके कारण ये सस्टेनेबल, मैं आज तुम्हारे सामने बैठ के बोल रहा हूं कि हमने 12 नदियों को जिंदा किया 37 सालों में। हाँ, हिस्ट्री जल्दी बदल जाती है, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, लेकिन भूगोल बदलने में समय लगता है। और ये रिवर रिजुनेशन का काम हिस्ट्री का काम नहीं है, ये भूगोल का काम है। इसलिए इसमें इसका जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमें 12 सालों में दिखाई दिया। इसमें धीरज के साथ काम करने में लगना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मेरा टीचर है, ये कभी साबुन तेल नहीं लगाता। यू गो बैक बैक, ही इज माई टीचर। जब पानी नहीं था तो साल में 2 बार नहाता था, होली और दिवाली को। होली और दिवाली इसका बाथिंग डे था। अब ये दिन में 2 बार नहाता है। सो इट इज द चेंज, क्योंकि इसका जो तालाब है वो दुनिया के स्विमिंग पूल में सबसे अच्छा स्विमिंग पूल है, नेचुरल स्विमिंग पूल है। पानी को ठीक प्यूरिफाई करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब पानी नहीं था तो ये औरतें 8 घंटे में पानी लेके आती थी, अब 5 मिनट में पानी लेके आ जाती हैं घर। इंडिया की वुमेन ट्रेजरी इंडिया को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। जब इनको लाइफ में थोड़ा आराम मिलता है तब ये कम्युनिटी की जो डिसीजन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होती हैं, भागीदार होती हैं। और वही हुआ। अब हमारी औरतें अपना वाटर बैंक चलाती हैं, अपना पैसा इकट्ठा करके अपना घर परिवार सब चलाती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, 1985 में ये सिनेरियो था हमारे इलाके का, अभी ये है हरियाली। उस जमाने में गांव के लोग, जो ये ऑपरेटर्स होते हैं ना, ट्रक ऑपरेटर्स, उनके यहां मजदूरी करते थे। अभी मेरे गांव के लोग ट्रक ऑपरेटर्स को मजदूरी देते हैं, क्योंकि वो हमारी सब्जियां दिल्ली पहुंचाने में, जयपुर पहुंचाने में मदद करते हैं। एक जमाना था जब हमारे गांव के लड़के ट्रक ऑपरेटर के यहां बेलदार करते थे, अब वो उनको मजदूरी देने के लायक बन गए। ये बड़ा चेंज आया। नेक्स्ट, ये इसलिए हुआ कि हमने वाटर, फूड और नेचर का इक्वल रेस्पेक्ट किया। हमने एक भी पेड़ काटा नहीं, जो भी पेड़ जम गया उसको बचा के रखा। नेक्स्ट, दोस्तों
आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये इंपैक्ट है हमारे काम का। पहले सूरज की रेड हीट, लाल गर्मी, समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके मीठा बना के बादल बनाती थी, और वो सारे बादल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में बरसते थे, और हमारे इलाके में नहीं बरसते थे, क्योंकि हमारा इलाका इस रेड हीट, मैन मेड रेड हीट, डेवलपमेंट की रेड हीट से रेन शैडो हो गया था। बादल ऊपर उठ के आगे निकल जाते थे। नेक्स्ट, ये जो रेड हीट थी, वो रेड हीट H2O में बदल गई, एवोपरेट होकर बादल बन गए, ब्लू हीट हो गई। ये ब्लू हीट उधर जाती है जिधर प्रेशर कम होता है, तो जहां हरियाली थी वहां आई, और ब्लू हीट और ग्रीन हीट दोनों मिलकर दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो जाती हैं। उस डिस्चार्ज को कहते हैं वर्षा। नेक्स्ट, जब ये वर्षा होने लगी तो ये जो डेवलपमेंट का डिजास्टर है रेड हीट, ये और इफेक्टिव हो जाता है, और इस हीट के कारण बादल ऊपर उठ जाता है और पीछे हवा के दबाव से आगे निकल जाता है। तो मेरे इस इलाके में बारिश नहीं होती थी, रेन शैडो था, बारिश नहीं होती थी, तो सब किसान लोग गांव छोड़ के अपना मजदूरी करने शहर में चले गए थे। अभी सब वापस आ गए, खेती करने लगे। उस जमाने में जब हमने काम शुरू किया था, जब ये हालत थी, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, उस टाइम में हमारे इलाके की औरतें एक गीत गाती थी। क्या गीत था वो? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादल रूठे उस दिन मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर चले गए दिल्ली। अब मैं बेपानी रहती हूं अपने घर, ना मेरे घर के कुएं में पानी है ना खेत में पानी है, मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा मैं नहीं जानती। ये 1985 में मैंने हर गांव की बूढ़ी औरतों के गीत सुने थे। अभी क्या हो गया? नेक्स्ट, इस पूरे इलाके में रिज टू वैली, ऊपर से लेकर नीचे तक एक कॉन्टिन्यूएशन में वाटर बॉडीज क्रिएट हुई। 11,800 वाटर बॉडी बनी पूरे रीज में। तो वाटर बॉडी बनने से तो बारिश नहीं आ जाएगी, आएगी क्या? जब बारिश आती नहीं है तो कैसे आएगी? तो फिर हमने क्या किया? नेक्स्ट, ये जो जंगल का पानी था उसको डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज को पेरिनियल कर लिया। जब हमारी वाटर बॉडीज पेरिनियल हुई और कुओं में पानी आया तो हमारे इलाके में हरियाली बढ़ गई। हरियाली के ट्रांस एवोपरेशन से, वो जो ट्रांस एवोपरेशन है, उस ट्रांस एवोपरेशन ने माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू किया। नेक्स्ट, ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, इस माइक्रो क्लाउड्स ने मैक्रो क्लाउड्स को बुलाना शुरू किया। मैक्रो क्लाउड्स अरेबियन सी में बनता है और माइक्रो क्लाउड्स हमारे वाटर बॉडीज में और हमारी हरियाली में बनता है। जब माइक्रो क्लाउड्स बनने शुरू हुए तो रेड हीट चली गई। नेक्स्ट, माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलने लगे। नेक्स्ट, क्या हो रहा है? बारिश। अब हमारे इलाके में भी बारिश होने लगी। अब हमारे इलाके की औरतें क्या गीत गाती हैं? अब बादल आते हैं मेरे गांव में,
बरसते हैं वो, अब रूठते नहीं हैं बादल मेरे गांव के। जब बरसते हैं वो, तुम पानी को पकड़ती हूं मैं और बैठाती हूं धरती के पेट में। मेरा कुआं भी पानी से भर गया, खेत में हरियाली आ गई। जिस दिन से हरियाली आई है, मेरा बेटा और बहू भी दिल्ली से चले आए हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा बुढ़ापा ठीक से गुजरेगा। क्या हुआ, समझ में आया कुछ? ये है जो अभी तक तुमने देखा उसका इम्पैक्ट। ये जो नीचे का एरो है, ये अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज होने के कारण खेती होने लगी, रिवर्स माइग्रेशन हुआ। और ये जो ऊपर का एरो है, ये रिफ्लेक्शन है। अब डायरेक्ट रेड हीट जमीन पे जाके नहीं पड़ती, अब वहां लाल गर्मी नहीं है। अब लाल गर्मी गायब हो गई और येलो हीट आ गई और टेम्परेचर नीचे चला गया। तो ये जो काम था, आप जानते हैं 2015 से पहले क्लाइमेट चेंज में पानी शामिल नहीं था। 2015 में जब पेरिस में COP21 हो रहा था, तो हम भारत के 30 लोग और दुनिया के 60,000 से ज्यादा लोग पेरिस की सड़कों पर मार्च कर रहे थे। और हमारा स्लोगन था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। ये जो केवल गैस क्लाइमेट को बिगाड़ती हैं ऐसा नहीं है, ये पानी भी क्लाइमेट पर असर करता है। इसलिए वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, ये जो स्लोगन था, ये स्लोगन फाइनली पेरिस एग्रीमेंट में 190 देश के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने स्वीकार किया और ये अब स्वीकार किया जाता है। तो कभी कभी एक छोटे से गांव से काम शुरू होने वाला पूरी दुनिया की नीति को बदल देता है। मेरी ये अनुभूति है कि आप ईमानदारी से अपने को समर्पित भाव से जब जो भी कुछ करते हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है और आप की जो आशा के बीज है, द सीड ऑफ होप, वो अंकुरित होने लगते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, फिर तुम्हारे कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ बनने की आशा रखते हैं, तो फिर आपको अपने अंदर का मैं कौन हूं ये पहचानना जरूरी है। भले ही तुम इरमा के विद्यार्थी हो या इरमा के टीचर हो, लेकिन ये जानना कि मैं कौन हूं और मेरा मन किस तरह के काम में लगता है। जो आपका मन चाहे उसी काम में जब आप लगेंगे, तो आप कभी डिफीट नहीं होंगे, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। लेकिन जब आप हर दिन बदलते रहेंगे, आज ये कल वो, और आपकी जो ग्रीडीनेस है, आपका जो लालच है, वो बढ़ता रहेगा, तो जीवन में आगे बढ़ना हमेशा मुश्किल होता है। हम यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं, तो फिर एक कॉन्टिन्यूटी में अपने को आगे लेके जाना पड़ेगा। 16 मिनट आपके सवालों के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ जैसे मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप गया गए थे, गया एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर, वहाँ पे वाटर रिजुविनेशन का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था। अभी नीति आयोग का क्लाइमेट रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो किस तरीके से वहाँ लोगों को मोटिवेट किया गया,
उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। देखिए, वहाँ के जो कलेक्टर हैं और वहाँ के जो लोग हैं, उन सब ने, जो उनकी अपनी नदी है वो सूख गई थी, मर गई थी, और जो वाटर बॉडीज हैं, ताल हैं, पाल हैं, झाल हैं, और जो वहाँ के पुराने वाटर सिस्टम हैं, उन सब को रिजुनेट करने के लिए एक चेतना का कार्यक्रम हुआ। मैं भी वहाँ गया, पदयात्राएं की, बहुत सारी मीटिंग की, वहाँ के लोगों को रिसोर्स मैपिंग वगैरह सिखाया। मैं समझता हूँ वो अनुभव अच्छा था कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटर भी सामाजिक लेवल पर केवल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरोगेंस में ना फंसा हो, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरोगेंस को भूलकर सामाजिक काम में लगा हो, तो एक कलेक्टर बहुत अच्छे काम कर सकता है। और वो गया के कलेक्टर ने अच्छे काम किए, खासकर पानी का। ओके सर। सर कुछ क्वेश्चन है हमारे चैट बॉक्स में, हाँ, तो पूछिए। हाँ जी। सर, डू यू थिंक आर्टिफिशियल क्लाउड फॉर्मेशन इज अ टेक्नोलॉजिकल बून और इज इट नॉट सस्टेनेबल? ये लावा कौशिक हैं, उन्होंने पूछा है। वो मैडनेस है, मैडनेस। जब भी आप नेचर में से ऐसा नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या डालते हैं आप? कॉपर की शीट डालते हैं, उससे कभी कभी वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो कुछ बूंदें आ जाती हैं, लेकिन वो सचमुच बड़ा डिजास्टर क्रिएट करता है। कर्नाटक में जब एच के पाटिल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, तब उसने बहुत कोशिश की कि गदग में, धारवाड़ में, हुबली में, जहाँ पानी का बहुत संकट है, वहाँ कुछ पानी बरस जाए। और जितना पैसा उन्होंने उस पर खर्च किया क्लाउड सीडलिंग पर, उतनी बूंद भी पानी की नहीं आई। इसलिए वो आ, बहुत ही मतलब पागलपन है कि हम नेचर के खिलाफ, वो एक रावणीय समझ है। जैसे रावण बादलों पे कब्जा करना चाहता था, हवा पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उसका जो ज्ञान था, उसका ज्ञान नहीं था, उसको, उसकी जो बुद्धि थी वो बहुत तेज थी, उसका ब्रेन बहुत हाई था, वो बड़ा अपने आप को विद्वान मानता था। इसीलिए ये उल्टे काम हम आजकल कर रहे हैं। कभी नदी जोड़ की बात करते हैं, तो कभी बादलों को बरसाने की बात करते हैं। ये अच्छे काम नहीं है। नेचर को नेचर मान के यदि हम रहेंगे तो नेचर हमें अच्छा रखेगी। यदि हम नेचर के खिलाफ काम करेंगे तो फिर नेचर की जो एंगरनेस है वो हमें सजा देगी। उसका जो एंगरनेस ऑफ नेचर है वो हमें फेस करनी होगी। थैंक यू सर। सर नितिन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नितिन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर नमस्ते सर, इतना अच्छा आपने सेशन दिया। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, सर मैं पूछ सकता हूँ ना? बिल्कुल पूछ सकते हो नितिन। हाँ सर। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जो बिग सिटीज हैं लाइक हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर एंड ऑल दैट, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग पानी को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक समय आएगा जब हम लोग पानी का लेवल इतना घट जाएगा कि उसमें आर्सेनिक आने लगेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत लोगों को क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। तो उस पे आपका क्या व्यू है? और सेकंड क्वेश्चन है सर, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे पैडी बहुत लोग उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं, जो बहुत ज्यादा वाटर एक्सेसिव, मतलब एक्सेस में वाटर यूज करते हैं। तो कैसे फार्मर को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो ना उगाएं, कुछ और उगाएं? ये दो क्वेश्चन थे सर मेरे आपसे। देखिए, दोनों दोनों क्वेश्चनों में, दोनों क्वेश्चनों का जवाब भी तुम्हारे पास है।
क्या है कि यदि भारत के पीडीएफ में ये हो जाए, पीडीएस में, कि जो कम पानी में उगने वाली फसलें हैं और कम पानी की लागत से उगाने वाले किसानों को प्रॉफिट दिया जाएगा, कुछ इंटेंसिव दिए जाएंगे, और जो पानी की खपत करने वाले लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा। हरियाणा ने 2000 रुपए हेक्टेयर देने का तो नियम बनाया, लेकिन यदि किसी ने पैड़ी बोई है उसको सजा करने का नियम नहीं बनाया। तो जब आप अच्छा करना चाहते हैं तो बुरा करने वाले को दंडित करना और अच्छा करने वाले को प्रोत्साहित करना, ये दोनों काम बराबर हैं। और 2000 कम है, 2000 की जगह 5000 होना चाहिए था, ज्यादा भी होता तो अच्छा था। इसी तरह यदि आप ये देखें कि ये जो 21वीं शताब्दी है, इसमें क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ जोड़ दें तो हमारा पानी कब खर्च होगा। और ये काम कौन कर सकते थे? ये काम कर सकते थे क्लाइमेट एक्सपर्ट। लेकिन इस कंट्री में एक भी क्लाइमेट एक्सपर्ट नहीं है जो हमें ये बता दे कि किस एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन में किस तरह के चेंज हो रहे हैं, रेन पैटर्न में क्या परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में क्या परिवर्तन हो रहा है। हम क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं जो हमने आंखों से देखी है, जो हमने अनुभव किया है, वो हमारी अनुभूति है। लेकिन कोई देश अनुभूति से केवल नहीं चलता। देश को चलाने के लिए जो हमारी अनुभव की का सत्य का अनुभव है, उस सत्य के अनुभव को प्रस्तुत भी करना होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि पिछले 37 सालों में हमारे गांव की औरतें क्या बदल के गीत गाने लगी हैं। 17 लाख लोग 12 जिलों में रिवर्स माइग्रेशन हुए। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को करने की जरूरत थी, वो किसी ने नहीं किया। इसलिए उस पर लग के तुम्हारे जैसे उत्साही लोगों को अब लगने की जरूरत है। और तुम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, और वो भी रूरल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो जरा क्लाइमेट मैनेजमेंट भी पढ़ो कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें किस इलाके में कौन सा एग्रीकल्चर क्रॉप होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, उस पर काम शुरू करो। ठीक है नितिन? जी सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर विपिन का है। विपिन आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। सर नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे गवर्नमेंट के बजट में इस बार एक पॉलिसी आई थी, तो गवर्नमेंट सच पॉलिसी, मेजर पॉलिसी में बड़े प्रोजेक्ट, कैनाल सिस्टम बनाना या फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रादर देन के नेचुरल वे ऑफ वाटर रिजनरेशन, जैसा कि आपने बताया एक रेन वाटर शेड एरिया में आपने कैसे वाटर बॉडीज में एक नेचुरल क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से वाटर रिजनरेशन हुआ। तो एज सच ये तरीके गवर्नमेंट कैसे अपनाएगी या फिर क्यों नहीं अपनाती है, मेरा सवाल ये है सर जानने। क्योंकि अब इंडिया में पब्लिक डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल डेमोक्रेसी नहीं है। अब इंडिया में कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी है। तो बड़े प्रोजेक्ट से कॉर्पोरेट को फायदा होता है, लोगों को फायदा नहीं होता। तो हमारी सरकारें इस वक्त कॉर्पोरेट के लिए काम करती हैं, लोगों के लिए नहीं कर रही हैं। इसलिए उनको बड़े बड़े लिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट दिखते हैं, उनको बड़े बड़े एनटीपीसी वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट दिखते हैं जो
गरीबों के, ट्राइबल्स के, आदिवासियों के जंगल उन सबको सौंप दिए। 42 कॉरपोरेट कोल माइंस ओनर्स, प्राइवेट ओनर्स को बड़े बड़े जंगल सौंप दिए। तो दोस्तों, यदि आप केवल कॉरपोरेट की चिंता करेंगे तो फिर आपको केवल बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, फिर आप कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं होगा आपका। हमारी सरकारों का फोकस नहीं है इस वक्त कम्युनिटी पर, बड़े प्रोजेक्ट पर है। जबकि हमारी सरकार बहुत अच्छे शब्दों में बोलती है आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत को अडानी अंबानी नहीं बनाएंगे यार। अडानी अंबानी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं किसान, मजदूर। जब तक भारत, गांवों का गणराज्य भारत स्वावलंबी नहीं होगा तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो यदि आप भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो पहले गांवों को स्वावलंबी बनाओ, फिर स्वावलंबी होकर स्वराज्य के रास्ते पर भारत बढ़ेगा आगे, तब आप आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है विपिन, समझ में आया तुम्हें आंसर? जी सर। थैंक यू सर। सो एक आखिरी क्वेश्चन है प्रतीक्षा का। वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो भी एफर्ट्स आपने करे इसमें कम्युनिटी को एक साथ लाना पड़ा था, तो वो कम्युनिटी मैनेज करने में आपको उन सबका कोऑपरेशन और कलेक्टिव एक्शन करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? देखिए, उसमें बहुत चैलेंज होते हैं जब आप एकेडमिक एक्सपर्ट की तरह कम्युनिटी के बीच जाते हैं। जब आप अपने को एक्सपर्ट नहीं मानते और उन लोगों से सीखना चाहते हैं और सीखकर उनके लिए काम करना चाहते हैं, तब आपके सामने कोई चैलेंज नहीं आता। इसलिए मुझे कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में, कम्युनिटी को जोड़ने में, साथ लाने में कोई चैलेंज नहीं आया। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज थी मेरी सरकार। जब भी मैं कोई डैम, तालाब, जोहर, ताल, पाल, झाल बनाता था तो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता था कि तुमने राजस्थान सरकार का पानी रोक लिया, और वो मेरे खिलाफ मुकदमा कर देता था। तो यदि मैं डरपोक आदमी होता तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाता, डर जाता। मैं इस सरकार से नहीं डरा और सरकार से लड़ता रहा, सरकार के चैलेंज फेस करता रहा। फाइनली क्या हुआ, मैंने अपने एक बड़े इलाके को पानीदार बना लिया। तो मुझे कम्युनिटी को जोड़ने में चैलेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि कम्युनिटी ने ही मुझे सिखाया था कि मुझे क्या करना है। जो कम्युनिटी मुझे पीएचडी की डिग्री दे रही है, पीएचडी की डिग्री एज सच जैसी तुम्हें मिलेगी ऐसी मुझे नहीं मिली थी। मुझे पीएचडी की डिग्री के वर्ड मिले थे कि अब तू सीख गया, अब इस काम को करना। ये मेरी पीएचडी थी। मेरे पास वो पीएचडी का कोई कागज नहीं मिला था, और वो खुद ही कागज पे अपना नाम लिखना नहीं जानता था मेरा टीचर, तो मुझे पीएचडी कैसे देता। लेकिन उसकी रियल पीएचडी थी जिसके कारण मैं पानी वाला बन गया। मैं पहले आदमियों का इलाज करता था, उसकी पीएचडी मिलने के बाद मैं धरती का इलाज करने वाला बन गया, तो धरती का डॉक्टर बन गया। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन नेचुरल चेंज होता है। देखो, तुम एक बात समझ लो, तुम पढ़ रहे हो, जब भी कुछ बड़ा परिवर्तन करना होता है तो एक आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन आपके अंदर होती है। आपकी जो अंदर की रिवोल्यूशन है, वो रिवोल्यूशन चेंजेस को और चैलेंजेस को अज्यूम नहीं करती, उसका ड्रीम भी नहीं देखती, उसका सपना भी नहीं देखती। उसके अंदर जो रिवोल्यूशन हुई, उस रिवोल्यूशन के रियलाइजेशन में वो मूव करता है, वो शुरू करता है। और जब शुरू करता है तो उसमें से कुछ चैलेंजेस और कुछ चेंजेस दोनों साथ साथ आते हैं। कुछ चैलेंज भी आते हैं और कुछ चेंज भी आते हैं। चैलेंज और चेंजेस साथ साथ आने लगते हैं तो फिर उसमें से कुछ नया डेवलप होने लगता है। तो यदि वो डेवलप
जो डेवलपमेंट है उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो वो डिजास्टर की तरफ लेके जाएगा आपको। यदि उस डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी है, सनातनता है, उस स्थान के साथ जुड़कर जिसका कभी अंत ना होता हो, सनातनता, यदि उस डेवलपमेंट में वो सनातनता है तो फिर वो रिजुवनेशन की तरफ आपको लेके जाता है। इंडियंस जो हैं वो रीबर्थ में बिलीव रखते हैं कि मरने के बाद मेरा दूसरा जन्म होगा। तो इंडियंस जो रीबर्थ में बिलीव रखते हैं वो डेवलपमेंट के, ग्रीडी डेवलपमेंट के पीछे नहीं दौड़ते, वो रिजुविनेशन में मूव करते हैं। तो मैंने डेवलपमेंट नहीं किया, मैंने रिजुविनेशन किया। 12 रिवर्स को रिजुनेट किया, 11,800 वाटर बॉडीज को क्रिएट किया। तो ये जो क्रिएशन है वो रिजुविनेशन की तरफ जब आपको लेके जाता है तब आपका काम सनातन होता है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए यदि हम भारतीय पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं तो पुनर्जीवन मेरा नहीं, मेरे साथ साथ मेरी प्रकृति का, मेरी नेचर का, मेरे जीवन जीविका और जमीर का, इन सब का पुनर्जीवन चाहिए। इसलिए प्यारे नौजवान विद्यार्थियों, बच्चों, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके। अभी मेरा आधे घंटे के बाद सोने का समय हो जाता है, 8:30 बजे सो जाता हूं मैं और सुबह 4 बजे जग जाता हूं। तो अब मुझे छुट्टी दे दो, फिर मिलेंगे कभी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर जरूर सर, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।